बच्चा नेक्स्ट टॉपिक इज बजट लाइन। ठीक है, क्या है बजट लाइन? क्या होता है जैस्मिन? डू यू नो व्हाट बजट लाइन इज? हम्म। वैभव, वाई? पुष्कर, पुष्कर। बजट का कितना व्हाट इज बजट? ओके चलो छोड़ो। व्हाट इज बजट? अब औकात, औकात इज नॉट बजट। Then what is P&L if it shows the income and expenditures total? बजट हम बोलते हैं बजट बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। प्लान्ड यार, प्लान्ड बच्चे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, नो, वही किसी ने भी नहीं बोला, आसपास भी नहीं किसी ने कुछ बोला। प्लान्ड है बच्चे, प्लान्ड एक्सपेंसेस could be for a month, for a year, 5 years, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो बजट बेसिकली क्या है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स है मेरे, जो कि मैंने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रखे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, अब अगर मैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में बजट लाइन की बात करूं तो वो औकात नहीं है, वो है कि व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू स्पेंड। ठीक है, what a consumer is willing to spend given the prices of two goods X and Y and his income. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक कंज्यूमर जो है वो गुड एक्स भी खरीदना चाहता है, गुड वाई भी खरीदना चाहता है, और उसके पास लिमिटेड मनी इनकम है से 100 रुपए। तो वो किस प्रपोर्शन में एक्स खरीदे और वाई खरीदे ताकि उसकी मनी इनकम प्रॉपरली यूटिलाइज हो। दिस इज व्हाट वी स्टडी अंडर बजट लाइन। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। इफ से सपोज मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स has rupees 100 in his pocket, Jasmine, and he wants to buy two products X and Y. The prices of both the products X and Y are given. Product X is ₹1 per unit and product Y costs ₹2 per unit. ठीक है, अब बताओ क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो कि कंज्यूमर खरीदे जिसमें उसकी 100 रुपए इनकम जो है यूज हो जाए। तो मैं ऐसे करती हूँ, इतना छोटा प्राइसेस नहीं लगती, फिर हमारा टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ले लो इसको 5 ले लो, इसको 10 ले लो। ठीक है, अब मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उठाती हूँ। ठीक है बच्चे, कॉम्बिनेशंस है मेरे पास ए बी सी डी। देखते हैं हम कितना चलता है, एक बार स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा कमोडिटी एक्स, ये है मेरे कमोडिटी वाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चे प्राइस कितना है एक्स का? बोलो। 5 रुपए। से सपोज मैं कहती हूँ कि जो मिस्टर एक्स है वो सारा का सारा एक्स खरीदना चाहता है, तो वाई की कितनी यूनिट्स खरीदेगा? 0। और एक्स की कितनी खरीद पाएगा? 20। दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 5। वैभव, आर यू एबल टू कनेक्ट? ठीक है, अब अगर y हम कह लो 2 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, तो मैं x की कितनी खरीद पाऊंगी? देखो कैसे होगा, 80 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 5 16। ठीक है, अब से सपोज मैं इसकी 10 यूनिट्स खरीदना, नहीं 10 तो नहीं होगा, से सपोज इसकी मैं 5 यूनिट्स खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसकी कितने बच्चे खरीद पाऊंगी? 10। ठीक है जासमीन, अब मैं इसकी सारी की सारी 10 की 10 खरीदना चाहती हूँ, तो इसके कितने खरीद पाऊंगी बच्चे? 0। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? 0। तो ये क्या है? बंडल
different bundles of goods that a consumer can purchase, not consume, that a consumer can purchase given the prices of two goods X and Y and his limited money income. ये बजट लाइन शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या डिफरेंट बंडल्स, देखो देख रहे हैं ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स that a consumer X can purchase with his limited money income is known as what? Budget line. So budget line, बच्चे budget line is also known as price line. ठीक है ना, is also known as what? Price line. अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, वाई एक्सिस ये होती है मेरी एक्स एक्सिस, ये है मेरा ओरिजिन, ठीक है, ये है गुड वन, गुड वन को मैं गुड एक्स ले लूंगी, मैंने एग्जांपल में एक्स ले रखा है, एक्स नहीं, हाँ एक्स ही लिया हुआ है, तो ये मिस्टर एक्स की जगह ना मिस्टर डब्ल्यू कर देते हैं, ठीक है, नाम में ना, ठीक है बच्चे। अब ये गुड एक्स है और यहाँ पे क्या आएगा वैभव, बोलो, मुंह तो खोलो यार, गुड वाई। आप मुझे बताओ, अगर बच्चे जास्मीन ए कॉम्बिनेशन में मिस्टर डब्ल्यू कितने खरीद पा रहा है, 20 यूनिट्स, है ना, और वाई की कितनी खरीद रहा है, 0, तो मतलब फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ प्लॉट हो जाएगा, यस। सेकंड कॉम्बिनेशन बच्चे इसकी 16 खरीद रहा है, इसकी कितनी खरीद रहा है, 2, सो दैट मीन सेकंड पॉइंट समवेयर यहाँ पे हो जाएगा प्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे इसकी कितनी खरीद पा रहा है, 10, और इसकी 10, 5, चलो 5 लगा लो, और इसकी बच्चे जब 10 खरीद रहा है तो इसकी कितनी कर रहे हैं, 0, ठीक है, हो गए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अब बच्चे मैं क्या करूंगी, एक लीन ढंग से, यार ये मतलब मेरी ड्राइंग थोड़ी इग्नोर कर लेना, समझ लो, ठीक है ना, तो ये क्या है बच्चे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, मैं ढंग से कर ही देती हूँ, different combinations of two goods that the consumer can purchase given his limited money income and the prices of two goods X and Y, दिख रहा है। So any point, बच्चे यहाँ से एक और बात समझ लो, any point on the budget line, any point on the budget line is what both attainable as well as feasible. What is attainable? Attainable मतलब खरीद सकते हैं ना 100 रुपए में, अटेन कर सकते हैं ना, और feasible मतलब प्रैक्टिकल, क्यों, हम क्या है, रैशनल कंज्यूमर है, तो ऑब्वियसली वी वुड वांट टू टेक द डिसीजन व्हिच इज व्हाट बेस्ट सूटेड फॉर अस, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन इज व्हाट, बोथ, बोलो, अटेनेबल एज वेल एज feasible. Any point inside the budget line, any point inside the budget line, say suppose कह लो क्या, तू उसको पॉइंट जी कर देते हैं, ठीक है, एनी पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन इज अटेनेबल, अटेनेबल मतलब कि मैं कम पैसे, देखो यहाँ पे मेरे पूरे पैसे तो नहीं खर्च हो रहे ना अगर मैं इस पॉइंट पे होंगी तो, ठीक है, इज व्हाट अटेनेबल तो है, दिस पॉइंट जी पॉइंट इज व्हाट बच्चे, एनी पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन इज अटेनेबल, but is it feasible? Not feasible. Why? Because we are rational consumer. मैंने अगर सोचा है 100 रुपए खर्च करूंगी तो मुझे सेटिस्फैक्शन पता है कब मिलेगी, जब मैं पूरे 100 रुपए खर्च करूंगी। आई एम नॉट अ कंजूस, आई एम नॉट अ माइजर, I am a rational and a very calculated person who has thought of spending ₹100 on my consumption, which I am going to spend. I am not going to save that. आगे बात समझ। तो एनी पॉइंट जैस्मिन, एनी पॉइंट आउटसाइड, एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन, एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन इज व्हाट, नॉन अटेनेबल and yes and non feasible. Why non attainable? क्योंकि इसके लिए मेरी मनी इनकम ज्यादा होनी चाहिए ना, 150, 120, 250 जो भी है, ठीक है,
तो इसलिए नॉन अटेनेबल तो है, नॉन फीजिबल भी क्यों है? क्योंकि जो चीज मैं खरीद ही नहीं सकती, क्या वो प्रैक्टिकली हो सकता है? नो। ठीक है, इसलिए बोथ वर्ड नॉन अटेनेबल एंड नॉन फीजिबल। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चे क्या आ जाता है? बजट लाइन की रोटेशन है। देखो सिलेबस में चेक करें। नहीं है, चलो फिर भी क्या पता ये कोई क्वेश्चन डाल दे। आई एम नॉट टेकिंग दैट रिस्क, छोटा सा है समझ लो, क्योंकि 1 सेकंड ही लगेगा। देखो बच्चे, ये मेरी बजट लाइन है ओरिजिनल। ठीक है, बजट लाइन कैन ईदर शिफ्ट, या तो वो बच्चे क्या हो सकती है? शिफ्ट हो सकती है या रोटेट हो सकती है। बहुत छोटा सा बताऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में भी कटा हुआ है, लास्ट टाइम आई थिंक था। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया, अगर क्वेश्चन आ जाए सो दैट आपके दिमाग से बात निकली हो। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर स्टडी मैट, नो क्वेश्चंस टू बी लेफ्ट। बाकी आई एम ट्राइंग टू कंपाइल अ एमसीक्यू की बुक, इफ नॉट बुक टिल योर टाइम आई विल गिव यू हैंड आउट। ठीक है ना, ताकि हमने कोई रिस्क लेना ही नहीं, हमारा 60+, 65+ टारगेट रहना चाहिए इकोनॉमिक्स का। वैभव, क्योंकि सबसे इजी स्कोर करना है इसमें। मेरी बात सुनो, शिफ्ट कब होता है? जब बच्चे इंक्रीज इन रिसोर्सेज होगी दोनों। ठीक है ना, एक्स एंड वाई दोनों को मैं ज्यादा खरीद पा रही हूँ, दोनों को ही कम खरीद पा रही हूँ। ठीक है, तो बच्चे राइट वर्ड रोट ये शिफ्ट कब होगा? व्हेन बोथ एक्स एंड वाई की रिसोर्सेज ज्यादा होगी। जैस्मीन, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा? जब दोनों की रिसोर्सेज कम हो गई। वैभव, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? इनकम कम होगी। हाँ, इनकम कम होगी या प्राइसेस दोनों के बढ़ गए, दो चीजें ही होंगी। या तो क्या होगा, मनी इनकम कम हो गई या बढ़ गई, या क्या हो गया, प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई बोथ या तो इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया। अगर इंक्रीज हुए तो प्राइस लाइन लेफ्ट पे हो जाएगी, अगर कम हो गए तो मैं ज्यादा खरीद सकती हूँ इसलिए राइट पे हो जाएगी। है नहीं ना सिलेबस में, इसलिए मैं टाइम नहीं लगा रही। ठीक है, आगे ना, लेकिन ऊपर ऊपर से समझ आ गई बात। बच्चे रोटेशन का मतलब क्या है? ये मेरी बजट लाइन है ओरिजिनल। अब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक्स का प्राइस गिर गया, सिर्फ और सिर्फ एक्स का प्राइस गिर गया, तो द बजट लाइन विल शिफ्ट, विल रोटेट टू इट्स राइट ऑन द एक्स एक्सिस ओनली। वैभव, अगर पहले एक्स का प्राइस 5 रुपए था, वो गिर के 2.5 रुपए हो जाए या 2 रुपए हो जाए, तो आप ज्यादा खरीद सकते हो ना एक्स की यूनिट्स। ठीक है, तो सिर्फ क्या होगा, उसके पैर में रोटेशन होगी टुवर्ड्स द राइट। अगर अब एक्स का प्राइस 5 से बढ़ के बचा 10 रुपए हो जाएगा, तो सिर्फ उसी की कमोडिटी में कम खरीद पाऊंगी, इसलिए लेफ्टवर्ड रोटेशन ओनली ऑन द एक्स एक्सिस, ओनली ऑन द एक्स एक्सिस। समझ आया? नेक्स्ट, अगर बच्चे सिर्फ क्या हुआ, वाई वाई का प्रोडक्ट का प्राइस या तो इंक्रीज हो गया, अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा वैभव? लेफ्टवर्ड रोटेशन ओनली ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है जास्मिन बच्चे, अगर प्राइस कम हो गया तो राइटवर्ड रोटेशन ओनली ऑन द वाई एक्सिस। क्लियर है? इजी। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए क्या करोगे अब आप सारे, मैं पॉज कर रही हूँ। क्या? अब बच्चे, कंज्यूमर हमने कहा था यूजिंग आईसी एनालिसिस कि वो क्या करेगा, ही विल वांट टू सेटल एन अ पॉइंट जहां पे आईसी इज द हाईएस्ट। याद है ना, क्योंकि हाईएस्ट आईसी गिव्स हिम हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एंड हमने कहा था एनी पॉइंट ऑन एन आईसी गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो इंडिफरेंस कर्व नाम इसे है, व्हाई? बिकॉज ही इज indifferent in the consumption of the goods, चाहे उसको A मिले, चाहे B मिले, चाहे C मिले, चाहे D मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा है, उसको उन सब से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है।
अब हम क्या कह रहे हैं कि बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन है उसकी जेब में पड़ी हुई पैसा, ठीक है, जो कि वो एक्स एंड वाई दो गुड्स पे खर्च कर सकता है। ये था कि वो एक्स का कितना खरीदता है और वाई का कितना खरीदता है, तो उसको सेटिस्फैक्शन, देखो आईसी मेरे को बताता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है बच्चा। बजट लाइन मुझे बताता है कि उसका खुद का बजट कितना है, गिवन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, वन एंड टू, एंड हिज मनी इनकम, ठीक है ना। तो ये सेटिस्फैक्शन बताते हैं पैसा कितना खर्च कर सकते हैं और कितने में खरीद सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे, रियलिटी में क्या हम सिर्फ ये कहते हैं हमारे को सेटिस्फैक्शन कितनी मिल रही? नहीं। क्या सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे पास पैसा कितना खर्च करना है, कहीं पे भी खर्च कर दो? नहीं, हम क्या करते हैं, दोनों चीजें देखते हैं कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं, उसको मैं कैसे खर्च करूं ताकि मेरी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। So, बच्चे, consumer will be in equilibrium when we study both the things simultaneously. That is, then that the money income is given the prices of two goods, and the unit and the combination of two goods that gives him maximum satisfaction. तो कह रहे हैं आगे कि जो हमारा एनालिसिस था वो क्या बताता था कि दो गुड्स गिवन है एक्स एंड वाई, वो कितनी एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन देते हैं, वो क्या जहां पे भी कंज्यूमर को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है वहां पे वो सेटल होता है, ठीक है। ये आईसी एनालिसिस बताता था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में बच्चे हमने जो स्टार्ट किया था वो था बजट लाइन। बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन। क्या होता है कि कंज्यूमर के पास अगर 100 रुपए है मोहित, और उसको दो गुड्स खरीदने हैं एक्स और वाई, एक्स का प्राइस 5 रुपए है, वाई का प्राइस 10 रुपए है। हमें पता है कि हमें मिनिमम टू गुड्स तो खरीदने हैं जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, ठीक है, थ्रू आईसी एनालिसिस। तो बच्चे हमने क्या बात करी कि दो गुड्स एक्स एंड वाई खरीदते हैं और मेरी जेब में 100 रुपए है। आपको चिप्स भी खरीदना है, आपको कोल्ड ड्रिंक भी खरीदनी है, और बच्चे मेरी जेब में क्या है, 100 रुपए, और 100 रुपए ही पूरे खर्च करने हैं मैंने। तो कह रहे किस कॉम्बिनेशन में आप चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे ताकि आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले? मेरी जेब में, मोहित आपकी जेब में कह लो अभी 100 रुपीज है, ठीक है। गुड वन इज से सपोज योर चिप्स लेस, एक पैकेट 20 रुपए का है, ठीक है, या छोड़ो 10 वाला ले लो, 10 का भी तो आता है, ठीक है। एक पैकेट 10 रुपए का है, और गुड टू मेरे पास क्या है, पेप्सी, जो कि छोटी वाली 20 रुपए की, ठीक है। अब कह रहे हैं बच्चे कि कंज्यूमर इस 100 रुपए को कैसे गुड वन और गुड टू में खर्च करे ताकि उसकी पूरी 100 की 100 मनी इनकम खर्च हो जाए इन टू गुड्स के ऊपर, और उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले। समझ आई कि आपके जेब में 100 रुपए हैं, आपके दो गुड्स खरीदने के लिए है, लेस एंड पेप्सी। अब आप लेस और पेप्सी किस कॉम्बिनेशन में खरीदो ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले, ठीक है। वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बेस समझ आया? अब चैप्टर पढ़े, इसका मतलब ये आंसर पढ़े कैसे करना है, बताओ मोहित, आया ना समझ पक्का? तो बच्चे कह रहे हैं द पॉइंट, ध्यान से सुनो, द पॉइंट वेयर वेयर द आईसी इज व्हाट बोलो, टेंजेंट टू बजट लाइन, that is the point of consumers equilibrium, that is the point of consumers equilibrium. ओ यार क्या, ठीक है। ये मेरी बजट लाइन है ए बी, ठीक है बच्चा, और ये मेरा आईसी है, ठीक है।
तो कह रहे वो वाला पॉइंट जास्मीन, वो वाला पॉइंट जहां पे देखो बजट लाइन में क्या हमने कहा था कि गुड एक्स है, ये वाला लेस, ठीक है, ये मेरी पेप्सी है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। यहाँ का मतलब क्या है कि मैं सारा का सारा सिर्फ पेप्सी ले रही हूँ, 5 बॉटल पेप्सी की ली ना इसका मतलब, और यहाँ पे 0 चिप्स लिए, इस पॉइंट का मतलब ये है। इस पॉइंट का मतलब क्या है, 10 चिप्स के पैकेट ले लिए और 0 पेप्सी ले ली, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट है बच्चे, ये जो ये वाला है ना, मे बी ये ऐसा कुछ है कह लो कि मैंने 2 बॉटल्स पेप्सी की ले ली एंड 6 चिप्स ले लिए। तो ये वाला पॉइंट से सपोज एक कंज्यूमर को क्या कर रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिफर करेगा, पर कह रहे हैं वो वाला पॉइंट, वो वाला पॉइंट जहां पे बच्चे क्या है, बजट लाइन ए बी इज टेंजेंट टू, इज टेंजेंट टू मतलब जो उसके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रही नीचे। देखो अगर मैं ये वाली भी बात करूँ ना, ध्यान से देखो, ये भी अगर है, ये भी, दिस इज ऑल्सो नॉट बजट, दिस इज ऑल्सो नॉट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रीजन। हाँ, इसका मतलब कंज्यूमर इस पे भी इंडिफरेंट है, इस पे भी इंडिफरेंट है, इस पे भी इंडिफरेंट है, तो हमारी जो अब वो है ना एनालिसिस है वो रॉन्ग चल जाते हैं। कंज्यूमर तो इंडिफरेंट इस ऑरेंज वाले पे कहीं पे भी होना चाहिए ना। हमने बात करी थी एनी पॉइंट, मैंने तभी करा था, एनी पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन इज व्हाट, बट नॉन फीजिबल। अटेनेबल मतलब मैं खरीद तो सकती हूँ ना, 100 रुपए से कम लग रहे हैं ना यहाँ पे अंदर मुझे, पर मेरे को क्या सेटिस्फैक्शन उससे पूरी मिल रही है, नहीं। तो इस वजह से बच्चे ये वाला अगर आईसी है ना, ये वाला IC2, ये मैं क्रॉस कर दूं, समझ आई बात, पक्का। तो वो ऐसे इंटरसेक्टिंग नहीं हम बात कर रहे, वी आर नॉट सेइंग इट शुड इंटरसेक्ट, हम क्या कह रहे हैं, इट शुड बी टेंजेंट, इट शुड बी व्हाट, टेंजेंट, इट शुड बी व्हाट, अगेन बोलो, टेंजेंट टू बजट लाइन, इट शुड नॉट जस्ट बी इंटरसेक्टिंग, काटना नहीं चाहिए, उसके ऊपर लाई करना चाहिए यहाँ पे, अगर कर रहा है तब कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है, गुड। अब देख लेते हैं एक बारी किताब में, ठीक है, ताकि हमारा कुछ ऐसा ना हो जो आपको ना समझ आए बच्चे। अच्छा, एक बजट लाइन का बच्चे मैं फॉर्मूला वो लिखा रही हूँ आपको, इक्वेशन, ठीक है, आई एम मेकिंग यू राइट द इक्वेशन ऑफ कंज्यूमर, सॉरी ऑफ बजट लाइन, which can or might be asked as a numerical question, क्योंकि अब हमारे को नहीं पता, पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। So what they might ask, जो कुछ भी मेरा किताब में मुझे दिख रहा है, I'm making you do it, ठीक है। तो देखो बच्चे, बजट लाइन का इक्वेशन होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 इंटू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी 1, ठीक है, देख रहे हो जासमीन, ऊपर देख लो, प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 इंटू कमोडिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी 2, शुड बी, वैसे किताब में ये लिखा है शुड बी लेस देन इक्वल टू y, बट अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज ऑलवेज इक्वल टू, इट कैन बी लेस, मैंने आपको क्या, इट कैन बी लेस देन इनकम, बट वो क्या हो जाएगा, अटेनेबल बट नॉन फीजिबल, पर हम तो फीजिबल लेंगे ना, सो इट शुड बी व्हाट, इक्वल टू इनकम। क्लियर है, और वो हम निकाल लेंगे, मेरे पास मनी इनकम 100 रुपए है, एक्स का प्राइस अगर 5 रुपए है और वाई का 10 रुपए है, तो अकॉर्डिंगली मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकाल सकती हूँ ना बच्चे, यस। +2 लेवल सेम क्वेश्चन, नहीं प्लस प्लस वन में था, नहीं +1 में था चैप्टर। अच्छा, एक तो बच्चे हमने कंडीशन क्या करी कि कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन बजट लाइन इज व्हाट, टेंजेंट टू IC कर्व। दूसरा क्या है बच्चे, MRS XY should be equal to PX over PY, where
बच्चे MRS क्या था? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी X एंड Y, विच इज व्हाट? स्लोप ऑफ जल्दी बोलो IC। और ये क्या है? PX ओवर PY, मेड यू राइट, इट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। बताया ना? नहीं, अच्छा बजट लाइन तो हमने भी करे, सॉरी। PX ओवर PY क्या है बच्चे? दिस इज द स्लोप। ये क्या है? स्लोप। ये इसको जो हम कह रहे हैं स्लोप है, ये क्या है? इक्वेशन है। ये क्या है? इक्वेशन है। दिस इज व्हाट? बजट लाइन इक्वेशन, एंड दिस इज व्हाट? स्लोप ऑफ बजट लाइन। अगर अब मैं एक बार ये देख लो, फिर लिखवा दूंगी बच्चा, एक मिनट देख लो। जासमीन ऊपर देखो बेटे। बच्चे अगर मैं MRS XY को ओपन करूं तो फॉर्मूला क्या था? डेल्टा लॉस ओवर डेल्टा गेन। और लॉस को हम क्या लिखते थे? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो कह रहे हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट? प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। तो बच्चे मैं क्या कर सकती हूँ? ये देखो, इसको इसको बच्चे मैं क्या कर सकती हूँ? इसको अगर मैं ओपन करूं, ये क्या मार्जिनल यूटिलिटी है एक तरह की ना, यूटिलिटी की बात करें ना, सेटिस्फैक्शन लॉस ओवर सेटिस्फैक्शन गेन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MU ओवर MU एक्स। ठीक है बच्चे, तो और यहाँ पे PX ओवर PY। तो अगर मैं इसको इक्वल टू हटाऊं, मैं कैसे लिख सकती हूँ? MUY ओवर PY इज इक्वल टू MUX ओवर PX, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या था? मेरा टू कमोडिटीज केस था, ये जो कि आपके सिलेबस में कट चुका है नहीं। लेकिन जब हम टू कमोडिटीज केस कार्डिनल यूटिलिटी करते हैं ना, तो टू कमोडिटीज में यही होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y over price of y should be equal to marginal utility of x over px is equal to so and so। ठीक है, क्लियर है? ऐसे करते हैं, इसको फटाफट ऊपर से देख। नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई। कुछ नहीं है, फटाफट करेंगे, जितना बेसिक मतलब जो कि रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही करूंगे, आई वोंट वेस्ट टाइम। बच्चे सप्लाई क्या है? सप्लाई क्या है बताओ? बताओ। इट इज अ quantity of commodity which a producer is willing willing and बच्चे able, दोनों, willing and able to sell in the market at a particular point in price and over different prevailing prices x and x के जितने भी प्राइसेस हैं। एग्जाम्पल है, मेरा प्रोडक्ट क्या है बच्चे? प्रोडक्ट इज एक्स। ठीक है, उसके डिफरेंट प्राइजेस, जब 2 रुपए है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो एक सप्लायर मिस्टर एस कितना सप्लाई करना चाहता है? ठीक है, ये क्या है? सप्लाई। ठीक है, तो 2 रुपए पे मे बी ही वांट्स टू सप्लाई ओनली 200 यूनिट्स, 400 यूनिट्स, 650 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स एंड 1280 यूनिट्स। So this is क्या? Different quantities of a commodity which a seller is willing and able to sell in the market at different prevailing prices over a period of time. Why over a period of time? ये समझ लेना, ठीक है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्यों लिख रही हूं मैं? क्योंकि इट इज व्हाट? अ फ्लो कंसेप्ट। क्या है बच्चे ये? इट इज अ फ्लो कंसेप्ट एंड नॉट अ स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक होता है कि मैं सिर्फ अभी की बात कर रही हूँ, ऑन 19 मार्च क्या सप्लाई है, दिस इज व्हाट स्टॉक। पर अगर मैं बोलूं अब तक, अब तक, आज तक, चाहे वो कल से आज हो, चाहे वो 1 महीने से आज हो, चाहे वो कुछ घंटे से अब हो, सो दिस इज व्हाट? फ्लो कंसेप्ट which is measured over a period of time।
तो इसके ऊपर एक एमसीक्यू बन जाता है, इज सप्लाई स्टॉक और दिस थिंग कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट, इट इज व्हाट, अ फ्लो कंसेप्ट, इट इज व्हाट, अ फ्लो कंसेप्ट। मतलब समझ आया? अब बच्चे सप्लाई भी वही, क्वांटिटी सप्लाइड है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक सप्लायर कितनी यूनिट सेल करने के लिए रेडी है, दिस इज व्हाट क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, फिर वही मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई हो गई मिस्टर एक्स कितना बेच रहा है, और मार्केट सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई इज मिस्टर एक्स वाई जेड, तीनों मिलके कितना सेल कर रहे हैं मार्केट पे, डिफरेंट प्रिवेलिंग प्राइसेस, दैट इज मार्केट सप्लाई। टैबुलर प्रेजेंटेशन इज व्हाट, मार्केट सप्लाई शेड्यूल या इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, इज व्हाट, बोलो, सप्लाई कर्व। ठीक है बच्चा। अब बच्चे लॉ ऑफ सप्लाई आता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट with the increase या rise in prices of a commodity, its quantity supplied also increases. Why? A producer is willing to sell more of the units when prices are high. क्यों? क्यों? अगर बच्चे पहले कोई चीज 8 रुपए की बेच रही थी मैं, अब अगर 10 रुपए की बेच पा रही हूं, अगर से सपोज बाकी अदर फैक्टर्स हम हमेशा बोलते हैं रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है ना, कि कोई और फर्क नहीं पड़ रहा, तो पहले बच्चे मैं कितना कमा पा रही थी 2 रुपए, आज मैं कितने कमा पाऊंगी 4 रुपए, तो अब इसलिए अगर मेरा प्रॉफिट ज्यादा है तो मैं ज्यादा पे सेल ज्यादा करूंगी ना। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ये मैं आपको यहाँ से करा देती हूँ, मेरे नोट्स है। सप्लाई क्या है, refers to what a firm offers for sale in the market. It requires willingness and ability to sell. It is what a flow concept because it is measured over a period of time and not at a point of time. Determinants, price of good. बच्चे साथ ही है ना, जहां determinants लिखे बच्चे ऐसे से एरोज बना बना के फटाफट खत्म करो। चलो खोलो, ये लिखे ना पेज 2.75 पे प्राइस ऑफ गुड। जैस्मिन अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई, सप्लाई, हाँ अभी बताया 8 रुपए का बेच पा रही थी, अब 10 रुपए का बेच पा रही, तो सप्लाई ज्यादा करूंगी या कम करूंगी, मोहित बोलो। यस, तो ऊपर ऐसे ये बना लो, ये देखो ऐसे, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। क्यों? ब्रॉकेट में लिख लो मोर प्रॉफिट्स, मोर प्रॉफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बच्चे अगर प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया, मैं कौन सा बेचती थी, मैं पेप्सी बेचती थी, मतलब मैंने सारी चीजें रखी हुई थी, अब मेरे पास क्या है, मैं पेप्सी बेच रही थी, किसका प्राइस बढ़ गया, कोक का बढ़ गया, तो क्या होगा, क्या मैं पेप्सी ज्यादा सप्लाई करना चाहूंगी, नहीं, तो इसलिए क्या होगा, सप्लाई ऑफ एक्स विल फॉल। ठीक है, तो मैं अब क्या सेल करना चाहूंगी, आई वुड वांट टू सेल मोर ऑफ पेप्सी जिसका भी प्राइस बढ़ गया। ठीक है ना, कि मैं सप्लायर हूं। प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बच्चे इसमें ऐसे लिखना, इफ एफओपी इंक्रीज होएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होएगी, ऐसे लिख देना, एफओपी राइज, शॉर्ट में लिखना एफओपी, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन राइज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज, प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स फॉल, प्रॉफिट्स फॉल, ऐसे लिख लो ना बस, एफओपी राइज, सीओपी राइज, मतलब इकट्ठे ही लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, प्रॉफिट फॉल, देयरफॉर सप्लाई भी क्या हो जाएगी, फॉल। वैभव, अगर अगर मैं कितने का बेच पा रही थी बेटे, पहले देखो, पहले मैं बेच रही थी कोई भी प्रोडक्ट 10 रुपए का, उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब से सपोज रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारे पास क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। किसका प्राइस बढ़ सकता है, लेबर का भी बढ़ सकता है और रॉ मटेरियल का बढ़ सकता है, यस, है ना।
तो बच्चे मेरे पास क्या है, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बच्चे, इसका प्राइस मतलब रॉ मटेरियल का या कह लो वेजेस ज्यादा पे करनी पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। पहले कितनी थी बच्चे, 7 रुपए थी। तो मेरा कितना प्रॉफिट था बच्चा, 3 रुपए। अब क्या हुआ, क्योंकि बढ़ गया है प्राइस, 7 से इंक्रीज होके हो गया है से सपोज 8 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट कितना रह गया, सिर्फ 2 रुपए। ठीक है ना, इस वजह से मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चे, 4 हो जाएगी। एंड वैसा वर्सा, एंड वैसा वर्सा, समझ आया। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज व्हाट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, अगर बच्चे एडवांसमेंट होगी टेक्नोलॉजी में तो ऑब्वियसली पर यूनिट कॉस्ट फॉलो जाएगी। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट फॉलो होगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लो यहाँ पे, अगर एडवांस्ड या इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बेटर हो गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, एडीवी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बच्चे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉलो होगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। बच्चे गवर्नमेंट तो दो तरीके से कर सकती है, या टैक्स लगा सकती है, सब्सिडी। अगर टैक्सेस ज्यादा करेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे प्रॉफिट्स फॉलो हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर सब्सिडीज बढ़ा देगी तो बच्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉलो हो जाएगी, प्रॉफिट्स राइज हो जाएंगे, देयरफॉर सप्लाई बढ़ जाएगी। जल्दी जल्दी ऐसे एरो बना के लिख लो, खत्म करो, जल्दी जल्दी कर लो। बच्चे अब नेचर एंड कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री क्या है बच्चे, अगर मोर कंपटीशन है तो मतलब क्या होता है कि हम प्राइजेस के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते है ना। तो बच्चे क्या है, जब ज्यादा कंपटीशन है तो सप्लाई, हर कोई सेल करना चाहेगा, तो मोर कंपटीशन मोर मोर सप्लाई, मोर कंपटीशन मोर सप्लाई, लेस कंपटीशन लेस सप्लाई। मोनोपोलिस्टिक में क्योंकि कोई और है ही नहीं सेलर, तो सप्लाई भी कितनी है, लिमिटेड है। ठीक है, मोर कंपटीशन मोर सप्लाई, लेस कंपटीशन लेस सप्लाई। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कल को मेरा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है तो बच्चे आज सप्लाई कम हो जाएगी, वेरी गुड। और अगर मुझे लगता है कि कल को कम हो जाएगा प्राइस तो मैं आज सप्लाई ज्यादा कर दूंगी। ठीक है, तो फ्यूचर फ्यूचर पी एक्स, अगर मुझे लग रहा है बढ़ जाएगा तो सप्लाई आज कम हो जाएगी। अगर फ्यूचर पी एक्स लग रहा है फॉल हो जाएगा तो सप्लाई आज बढ़ा। ठीक है, ठीक है, फिर बच्चे नंबर ऑफ सेलर्स, अगर ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स है तो ज्यादा सप्लाई है, अगर कम सेलर्स है तो कम सप्लाई है, लॉ ऑफ सप्लाई मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फिर अपवर्ड स्लोपिंग होता है बच्चे लॉ सप्लाई कर्व। ठीक है ना, मतलब मोर इज सोल्ड एट हायर प्राइस एंड लेस इज सोल्ड एट लोअर प्राइस। ठीक है, फिर उसके बाद देखो हमारी किताब में और क्या क्या है बच्चे, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग कर लिए, लॉ ऑफ सप्लाई होगी, अच्छा मूवमेंट एंड शिफ्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड इलास्टिसिटी है। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, वो तो चलो हो गया। आ जाओ बच्चे, अब क्या है, मैंने आपको उस दिन जैसे कराया था, फटाफट एक पेज पे करा देती हूँ। दिस इज व्हाट क्वांटिटी सप्लाइड।
एंड दिस इज व्हाट, सप्लाई। ठीक है ना बच्चे, ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और इसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन सप्लाई। ठीक है, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, बोलो, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और इसको क्या कहेंगे, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है ना बच्चे, मूवमेंट क्यों होती है जैस्मीन, बिकॉज ऑफ प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इधर क्यों होएगा, अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो यहाँ पे प्राइस का कोई भी सीन नहीं है। सेकंड क्या है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है जो बाकी मैंने डिटर्मिनेंट्स पढ़े, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस, मोर कंपटीशन, मोर सप्लायर्स, फ्यूचर प्राइजेस, तो ये सारी चीजें यहाँ हो सकती है चेंज में। ठीक है, चेंज सप्लाई में या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में। बच्चे इसके टाइप्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, दो टाइप्स हैं, वही एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। हाँ जी, एंड दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। इसके अगर है बच्चे, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहले अगर प्राइस वैभव 10 था, अब वो 12 हो गया, तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स विल बी, पहले 100 थी अब 200 हो गई। दिस इज व्हाट, एक्सटेंशन। क्या है, हाँ एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन। इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा ये। पहले इतना था, ठीक है बच्चे, अब सॉरी, आई एम सॉरी, जस्ट सेकंड। पहले बच्चे जब 10 रुपए था, 100 यूनिट्स सप्लाई हो रही थी। अब जब प्राइस 12 रुपए हो गया है, तो 200 यूनिट सप्लाई हो रही है। उठे हुए हो, सो तो नहीं रहा कोई। तो बच्चे सप्लाई कर्व क्या बन जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ठीक है बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन सप्लाई। क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन सप्लाई, या फिर दूसरी कौन सी मूवमेंट दिख रही है, अपवर्ड। क्या दिख रही है, डिमांड में क्या बोलते थे इसको, डाउनवर्ड, याद है, यस। ठीक है, अगर बच्चे अब प्राइस इसी में कर दूं, अगर प्राइस अब घट के 8 हो गया, तो सप्लाई क्या होगी वैभव, वेरी गुड, 80 होगी। ठीक है, तो बच्चे अगर 8 रुपए हो गया प्राइस, तो क्या होगा जैस्मीन, सप्लाई विल ऑल्सो रिड्यूस। दिस इज ऑल्सो मूवमेंट ओनली, बट व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाऊं अगर मैं इंक्रीज और डिक्रीज पे, बच्चे ये क्यों है, अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो प्राइस इसमें मेरा वही रहने वाला है, 10 रुपए। ठीक है, क्या हुआ, अपनी मर्जी से ही सप्लाई पहले 100 थी बच्चे, बढ़ के 200 हो गई, और फिर घट के 80 हो गई। तो दिस इज व्हाट, इंक्रीज और डिक्रीज। एग्जाम्पल देख लो, पहले मेरा सप्लाई का बच्चे ये पहले बच्चे मेरा सप्लाई कर्व क्या था, ये था। ठीक है, S1। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब प्राइस बचे 10 रुपए था, ठीक है ना, तो मेरी सप्लाई कितनी थी, 100। अब वैभव प्राइस तो सेम ही है, लेकिन सप्लाई इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 200। सो देयर इज व्हाट, अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। इसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो इंक्रीज, इंक्रीज को हम क्या कह सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अगर अगर अब बच्चे क्या हुआ, सप्लाई प्राइस वही था 10,
और सप्लाई क्या होगी, कम हो गई। तो सप्लाई कर्व क्या हो गया बच्चे मेरा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। क्लियर है। इंक्रीज डिक्रीज मूवमेंट शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद बच्चे इलास्टिसिटी कराना है, एक सेकेंड ही ब्रेक ले रही हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या मतलब है इसका, कौन बताएगा, जल्दी बोलो। व्हाट डिग्री, है ना, या व्हाट अमाउंट ऑफ चेंज हैज बीन देयर। ठीक है, यस। अब हमारे पास क्या क्या डिक्रीज हैं, जल्दी जल्दी नाम बताओ। यस, परफेक्टली इलास्टिक। क्या होती है इसमें डिग्री, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इंफिनिटी। सेकंड, परफेक्टली इन इलास्टिक, इसमें क्या होगी डिग्री, बोलो वैभव, कुछ नहीं आता। परफेक्टली इन इलास्टिक है, कौन बोल रहा है, मोर देन वन। इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, डिग्रीज तो वही रहेंगी चाहे डिमांड है चाहे सप्लाई है। अब बोलो, इलास्टिक या फिर मोर इलास्टिक जिसको हम बोल सकते हैं, बोलो, कौन बोल रहा है वन, कौन बोल रहा है वन, मोर देन वन, क्या है, ठीक है। या फिर इसको अगर इन इलास्टिक बोलूं, या फिर ये परफेक्टली था, ठीक है, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक, तो मोहित क्या होगी इसकी, नाम से पता रहा भाई, लेस है। अगर अगर बोले यूनिट इलास्टिक, डिग्री समझ आई। ये तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, थप्पड़ खाओगे पर नेक्स्ट क्लास से। पुष्कर, और जैस्मीन का कौन खाएगा, पुष्कर। क्यों, मैं नहीं मारती, माता होती है लड़की, मैं नहीं मारती लड़कियों को, गलत काम कर रही हूँ। देखो बच्चे मेरी बात सुनो, चाहे डिमांड है चाहे सप्लाई, जो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का होगा वो बच्चे हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होएगा, क्योंकि प्राइस जो है दैट इज गोइंग टू रिमेन व्हाट, कांस्टेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन सप्लाई। वेब ऑफ चाहे सप्लाई 100 की है, चाहे सप्लाई जितनी मर्जी की है, प्राइस अगर मेरा कांस्टेंट है, अगर मेरा प्राइस क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, मेरा जो सप्लाई कब होने वाला है वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक। बच्चे कहने का मतलब 10 रुपए प्राइस, आप जितनी मर्जी सप्लाई कर लो, अगर आपने 1 रुपया भी कम किया, अगर आपने 1 रुपया भी कम किया, तो हो सकता है कि सप्लाई 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव रिलेशन है। अगर 1 रुपया भी बढ़ा, हो सकता है इन्फिनिटी पे मेरी सप्लाई चल जाए। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज व्हाट, इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट ऑफ, ठीक है, पहला वाला पॉइंट ठीक है ना, ये है, दिस इज ऑन पेज नंबर 2.83, फिफ्थ पॉइंट, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, जितनी मर्जी क्वांटिटी सेल कर सकती हूँ ना बच्चा, यहाँ पे मैं देखो, मैंने कहा ना सप्लाई चाहे मैं इतनी करूं चाहे इतनी करूं, सप्लाई का जो है वो मेरा इनफिनिट रहेगा। क्लियर है पहला। सेकंड सुनो फिर, perfectly inelastic, inelastic means supply is not going to change, the quantity supplied is going to remain same only, 10। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वर्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी 0। चाहे प्राइस बढ़ के 50 गुना बढ़ जाए, 100 गुना बढ़ जाए, 10 गुना घटे जाए, 1000 गुना घटे जाए, सप्लाई जो है सेम रहने वाली है, क्योंकि वो एक तरह की नेसेसिटीज की सप्लाई है। क्लियर है। नेक्स्ट,
हमने पढ़ा नेक्स्ट इज व्हाट, हमारे इसमें लिखा हुआ जो हमने, दैट इज मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब देखो, बना के देखेंगे बच्चे, अगर मेरा प्राइस 10 था तो सप्लाई मेरी 100 थी। मेरा प्राइस अगर 12 हुआ ना तो मेरी सप्लाई जो है वो कह लो 250 हो गई। तो चेंज चेंज इन सप्लाई कितना आया बच्चे, चेंज इन सप्लाई कितना आया 150, और चेंज इन प्राइस कितना है 2, तो इलास्टिसिटी कितनी है, मोर देन 1 है। तो ये देखो यहाँ पे कर्व कैसा बने, ये देखो इसमें क्या बनेगा, कर्व विल बी फ्लैटर, क्या बनेगा, फ्लैटर। इट विल बी व्हाट, फ्लैटर, ऐसा बनेगा। ये देखो, ये ना थोड़ा पहले वाले मेरा गड़बड़ बन गया, इसको सीखा। दिस इज नोन एज फ्लैटर। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी इज व्हाट, मोर देन 1, greater than 1, greater elasticity, greater than unity, more elastic, more unity, elastic, इसको हम क्या कहेंगे, मोर देन 1 है। क्लियर है। तो यहाँ पे चेंज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मोर इज मोर देन द चेंज इन प्राइस। प्राइस भी बढ़ा लेकिन उसकी सप्लाई ज्यादा से बढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट इज लेस इलास्टिक। क्या है, लेस इलास्टिक। इसका मतलब है प्राइस में ज्यादा चेंज आया लेकिन क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं आया। वेरी गुड। तो बच्चा अगर 10 रुपए था, 100 रुपए मेरी सप्लाई थी, अगर 12 रुपए मेरा प्राइस बढ़ गया ना तो हो सकता है 110 ही रही हो मेरी सप्लाई। ठीक है, तो ये देखो, चलो इसको ना थोड़ा ज्यादा ही कर लेते हैं। प्राइसेस ना बहुत एक्सट्रीमली लो ले रखे हैं मैंने, या फिर क्वांटिटी ले लो, ये लो 10 और 11 कर लो। ठीक है, अब इस हिसाब से करके देख लो बच्चे, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 1, चेंज इन प्राइस कितना है 2, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 0.5, लेस इलास्टिक। ठीक है, दिख रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन 1। ठीक है, जहां पे चेंज इन व्हाट, प्राइस इज मोर देन चेंज इन सप्लाई। जब बच्चे दोनों में इक्वल चेंज आया, मतलब मेरा अगर प्राइस और क्वांटिटी पहले 10-10 थी, अब वो अगर 12 हुई तो मेरी क्वांटिटी भी कितनी होगी बच्चे, 12 होगी। तो ये क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू 1। इसको हम क्या नाम दूसरा बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसके नीचे का एरिया जो होता है ना वो इक्वल होता है। आगे समझ, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्लियर है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका फटाफट से ना बच्चे की लाइन सिर्फ अंडरलाइन करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे इस पे। पेज नंबर 2.85 खोलो, पेज 2.85, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में अंडरलाइन करो, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अगर मेरी इंक्रीज हुई तो बच्चे क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई कह रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस। क्या कह रहे हैं, फिर से सुनो, प्रोडक्शन बढ़ी मतलब सप्लाई इन शॉर्ट अगर ये इंक्रीज हुई और मेरा इंसेंटिव टू इंक्रीज द सप्लाई इज लेस, तो इन शॉर्ट नेट इफेक्ट क्या है कि सप्लाई बढ़ी तो है
बट उस रेट से नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि प्राइसेस बढ़े। तो पहला क्या कह रहे हैं कि अगर प्राइसेस बढ़े सप्लाई तो बढ़ी, लेकिन लेकिन वो इतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारी लेस इलास्टिक रहेगी। अगर कांस्टेंट कॉस्ट है, ठीक है, अगर कांस्टेंट कॉस्ट है तो कह रहे हैं आउटपुट इंक्रीज होगा और सप्लाई ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, तो इलास्टिक रहेगा। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन है तो उस वजह से मेरी क्या रहेगी, लोअर इलास्टिसिटी रहेगी। मतलब जहां पे देखो, मेरे को पता है कि एयरक्राफ्ट है, वहां पे क्या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, कंपोनेंट्स है, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, जिसको इकट्ठे करना मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है कि मैं अलग अलग जगह पे परचेज करूं, उसको कंपाइल करूं। तो क्या होगा, अगर उसका प्राइस ज्यादा भी बढ़ जाएगा ना, तब भी उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। अगर उसका प्राइस बहुत ज्यादा घट भी गया ना, तब भी उसका नहीं होगा फर्क। तो इन शॉर्ट ये क्या कहना चाह रहे हैं पहले पॉइंट में, कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो इस पॉइंट पे, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि जिसके सब्स्टिट्यूट्स हैं मार्केट में, तो उसकी उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नेसेसिटी है, उसके लिए कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं अगर प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो क्या होगा, उस केस में इलास्टिसिटी विल बी लेस। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे टाइम पीरियड, अंडरलाइन कर लो या साइड पे लिख लो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बच्चे, अगर लॉन्गर टाइम पीरियड है तो सप्लाई जो होगी वो क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। क्या होगी, मोर इलास्टिक, क्योंकि मैं एडजस्ट कर सकती हूँ ना सप्लाई को फिर अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम पीरियड है तो हमेशा जैसे डिमांड भी इन इलास्टिक होती है, वैसे सप्लाई भी इन इलास्टिक होगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 2.86, उसका देखो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स है, या अंडरलाइन ही कर लो, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स। बच्चा अगर सप्लायर्स ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा, अगर सप्लायर्स कम तो सप्लाई कम। नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी। बच्चे 2.86 पे फर्स्ट पॉइंट में थर्ड लाइन, समझ आ गई ना, थर्ड लाइन है फर्स्ट पॉइंट का, पहली लाइन, फर्स्ट पॉइंट की पहली लाइन। ठीक है, उससे नेक्स्ट पे आ जाओ, कैपेसिटी। कैपेसिटी बच्चे, अगर मेरी फर्म जो है फुल कैपेसिटी पे रन नहीं कर रही अभी, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी इलास्टिसिटी ज्यादा कोई फर्क होएगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, अगर थोड़ी सी ज्यादा प्राइस भी बढ़ गया, मेरा तो उतना ही आउटपुट जितना डलना था उतना ही निकल रहा है, लेकिन अगर फुल कैपेसिटी पे रन कर रही है तो मुझे उसके लिए इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी कैपेसिटी, दूसरी बार रन करनी पड़ेगी। तो उस चक्कर में क्या हो जाएगा बच्चा, अगर फुल कैपेसिटी पे है तो मेरी इलास्टिसिटी विल बी मोर। अगर पूरा देखो, फुल कैपेसिटी का मतलब ये है कि मेरे को मैं कितना सप्लाई कर रही हूँ, 100 यूनिट्स। ठीक है, और मेरा जो एक बारी का प्रोडक्शन प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो 100 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब फुल कैपेसिटी पे वो वर्क कर रहा है। अगर मुझे अपनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, वो कब करूंगी मैं, अगर प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो अगर फुल फुल कैपेसिटी पे है, मैं कब करूंगी, अगर प्राइस ज्यादा हो रहा होगा, मैं सिर्फ दोबारा से तभी वैभव करूंगी ना, ध्यान है आपका। हाँ, तो फिर क्या है, मैं सिर्फ तभी सेकेंड टाइम ऑपरेशंस चालू करूंगी। लेकिन अगर मेरी कैपेसिटी 100 की है, लेकिन मैं प्रोडक्शन मेरी एक बारी की, मतलब कह लो मार्केट में मैं सप्लाई 80 की करती हूँ, तो अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा, तो मुझे तो पता है मेरी 100 यूनिट्स बन ही रही है, तो क्या होगा, मैं उसको सप्लाई कर दूंगी, दैट विल बी लेस इलास्टिक। नेक्स्ट इज एडिक्वेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अगर तो बच्चे मेरे पास अच्छी खासी रॉ मटेरियल की सप्लाई है, तो अगर कॉस्ट बढ़ी भी जाए तो मेरी क्या सप्लाई कम होगी। लेकिन अगर मेरे पास एडिक्वेट सप्लाई नहीं है, मैं खरीदती हूँ और बेचती हूँ, खरीदती हूँ और बेचती हूँ, तो क्या होगा, मेरी सप्लाई प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स का मैंने एक तरह से आपको भी बताया गया है। लेबर और कैपिटल इंटेंसिव में बच्चे कह रहे हैं सप्लाई फॉर प्रोडक्ट इज हायर देन इफ
कैपिटल एंड लेबर कैन नॉट बी इजिली स्विच्ड। कह रहे हैं अगर मैं सब्स्टिट्यूशन इम्प्रॉपर है, मतलब मैं कैपिटल की जगह लेबर को यूज नहीं कर सकती, तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक। ठीक है। फिर है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस भी हमारी इफेक्ट करती है। वही बात है, अगर तो मेरे को ऐसा लगता है मेरी सप्लाई जो है फ्यूचर प्राइस से इफेक्ट हो सकती है, तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक। अब उसको डेफर कर सकती हूँ ना सप्लाई को, अगर मुझे दिख रहा है बाद में प्राइसेस बढ़ेंगे तो बाद में ज्यादा सेल करूंगी ना। और अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं प्राइसेस चेंज नहीं कर, मतलब मेरे को बेचना ही पड़ेगा, अभी प्राइस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो मेरी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक। ऐसे करना, this is going to be your homework. Just go through these two pages, 2.85 and 86, in case you do not understand any of the points, because I have given you an overview. ठीक है। सब्जेक्टिव होता तो एक एक लाइन लिखवाती पढ़ाती, बट देयर इज नो पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया। इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट बच्चे, इक्विलिब्रियम प्राइस। अच्छा आओ, ये फटाफट से खत्म करते हैं, एक पेज का ही है, कुछ खास है नहीं। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक है बच्चे। व्हाट इज इक्विलिब्रियम व्हेन वी टॉक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई? तो कह रहे हैं वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वेयर डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज व्हाट, इक्वल टू डिमांड फॉर सप्लाई, तो वहां पे इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक। ये देखो, दिस इज व्हाट माय सप्लाई, this is what my demand. The point of intersection is known as point of equilibrium. अगर मैं अब adjacent tangents draw करूं, this is going to be my equilibrium price OP. This is going to be my equilibrium quantity OQ. E क्या है वैभव, इक्विलिब्रियम, उठे हुए हो ना आज आप, प्राइस है, ओ सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्या है बच्चे, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ई क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओ पी क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। और ओ क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्लियर है? ठीक है। तो अब एक चीज और समझाई हुई है बच्चे, यहाँ पे देखो, अगर 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 देखो, मेरा जो ये इक्विलिब्रियम प्राइस था, से सपोज ये 10 रुपए है। ठीक है। अगर सुनो, अगर मेरी डिमांड बच्चे बढ़ गई, सप्लाई कर लो सेम अभी तक, क्या हुआ, मेरी डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। वैसे भी जब शॉर्टेज आ गई तो प्राइजेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं वेर डिमांड इज व्हाट ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइजेस क्या होंगे, राइस। अगर डिमांड जो है बच्चे घट गई, तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, फॉल। ठीक है। इफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई, प्राइजेस क्या करेंगे, फॉल करेंगे। डिमांड का समझ आया? हाँ, कि सप्लाई, सप्लाई बच्चे ज्यादा हो गई। जब भी सप्लाई ज्यादा होगी, प्राइसेस क्या होंगे बच्चे, फॉल होंगे। ज्यादा स्टॉक हो गया है, सस्ते में बेचेंगे ना सप्लायर्स, बोल। अब मेरे को अगर सामान ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी, उसको सस्ते में नहीं निकालूंगी क्या, accumulation of inventories. Yes, if supply is greater than demand, prices will fall. If supply reduces, shortage हो जाएगी, तो शॉर्टेज के केस में होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये देखना एक चीज, यहाँ पे भी शॉर्टेज है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, यहाँ पे भी देख डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, प्राइसेस क्या हो रहे हैं, राइज। इधर देख डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है।
शॉर्टेज ये क्या है? एक्सेस है। क्या है यहाँ पे? सरप्लस। क्या बोलेंगे बच्चे? सरप्लस। सरप्लस में प्राइसेस फॉल होते हैं। आ गया? ठीक है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड शेड्यूल है, इसमें बता दिया इम्पैक्ट पे क्या, प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट है। उससे पहले हम जब लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था, हमने पढ़ा था इम्पैक्ट ऑफ प्राइसेस ऑन डिमांड ऑन सप्लाई। अब हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन प्राइसेस। दैट इज कंप्लीटेड, राइट? सो लास्ट इज मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। ठीक है, ये है सरप्लस के बारे में, विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस मैंने समझा दिया था, प्रोड्यूसर सरप्लस भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो देखो, ये क्या है? मेरा डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये क्या है? मेरा सप्लाई कर्व, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये आ गया। प्राइस कितना है? क्वांटिटी। अब देखो इधर ध्यान दो, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? प्राइस जो कि कंज्यूमर पे करना चाहता है, दिख रहा है, और वो एक्चुअली पे कितना कर रहा है, देख रहे हो? जिसको नहीं समझ आ रहा पूछ सकता है। देखो जासमीन, आपने मेरे साथ ये क्लास नहीं लगाई थी, so you can ask if you are not understanding this point. This is what my consumer surplus. This is what कंज्यूमर सरप्लस। क्यों? 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 क्योंकि यहाँ पे जो वो प्राइस देना चाहता है दैट इज ग्रेटर देन द प्राइस दैट इज एक्चुअली पेइंग। ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट कंज्यूमर सरप्लस। ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है बच्चे, ये क्या है? ये क्या है? देखो, ये देखो यहाँ तक पूरा, ये ये क्या है? प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रोड्यूसर का, बच्चे क्या है? प्रॉफिट है। मैं समझाती हूँ कैसे, एक बार के लिए समझ लो। दिस इज व्हाट प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? रीजन क्या है? देखो, ये जो है बच्चे, ये क्या है? प्राइस है ना? प्राइस इज व्हाट इक्विवेलेंट टू योर रेवेन्यू। देखो ना, P इंटू क्यू इज व्हाट? P इंटू क्यू इज योर TR, टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हो गया ना ये सारा मेरा। इस पॉइंट से पहले ये मेरा इक्विलिब्रियम है, यहां तक तो बंदा खरीदेगा ना। सो दिस इज व्हाट द रेवेन्यू दैट आई एम अर्निंग बिफोर अ कंज्यूमर इज गोइंग टू स्टॉप। ये कैसे हो गया अपने आप से? ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्रोड्यूसर सरप्लस। क्लियर? क्लियर? सो दिस इज गिवन। ठीक है, समझ आया बच्चा? आगे समझना। ओके, so we are done with theory of demand and supply along with theory of consumers equilibrium. So after a break